हम स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो होता है ना हमारा, वो होता है बायट सावर्ट्स लॉ। क्या होता है? बायट सावर्ट्स लॉ। इसमें होता क्या है, कहते हैं कि देखो एक करंट कैरिंग वायर ना, एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो हमें किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना है। तो बायट सावर्ट्स लॉ कहता है कि मान लो भाई यहाँ पर कोई करंट एलिमेंट है छोटा सा, जिसमें करंट बह रहा है आई, और इसको करंट एलिमेंट का लेंथ कितना है dl, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो कहता है कि देखो जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पैदा होगा डिस्टेंस r पर किसी एंगल थीटा पर, वो मैग्नेटिक फील्ड को बोलेंगे हम dB। क्या बोलेंगे? dB। जब लेंथ छोटी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बहुत कम। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा IDL, करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा के, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। और जब इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, बाकी IDL साइन थीटा और आर स्क्वायर कंबाइन हो जाएंगे ऐसे, और हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 4 पाई। इस प्रकार से हमारा बायट सावर्ट्स लॉ तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं आपसे, वेक्टर फॉर्म में तो कुछ भी नहीं करना है, आपको इस साइन को हटाना है, साइन को, और ऊपर एक आर और नीचे पर एक आर लिख देना। ठीक है ना। तो ऊपर हो जाएगा आर और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, आर स्क्वायर था आर क्यूब हो गया। और साइन को क्रॉस बना दो। क्या बना दो? क्रॉस। साइन को हम क्रॉस बनाते हैं, मैं पहले वाले लेक्चर से बता चुका हूं। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको रट लेंगे, रट लो, काम हो गया। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स आपके फिक्स हो गए। अब आगे बढ़ते फटाफट। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट्स लॉ, टाइम वेस्ट बिना किए है ना फटाफट। तो देखो एप्लीकेशन क्या इस्तेमाल करेंगे, जो हमने पीछे पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप है जिसमें करंट बह रहा है आई, उसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो दोबारा बायट सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे हम DL, जिसमें करंट जा रहा है आई। तो फॉर्मूला क्या था? dB इज इक्वल टू KIDL साइन थीटा। यहाँ पर बाई चांस 90 बन रहा है साइन थीटा, सर्कल में क्या होता है रेडियस 90 बनाता है, तो साइन 90 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो मेरा आंसर कितना बचा? ये बचा KIDL बाई आर स्क्वायर। अब तुम सोचोगे ये K क्या है, तो बेटा जो मैंने पीछे बताया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही K है हमारा। ठीक है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब मुझे ये dB का मतलब है छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, मुझे पूरे सर्कल का निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो जो भी कांस्टेंट चीज़ होती है बाहर आती है। तो K बाहर आ गया, I बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DL का होगा। तो DL का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? DL का इंटीग्रेशन यानी जुड़ना, L बन जाएगा। और L कितना होता है सर्कल में? अगर रेडियस R है तो 2 पाई R। तो हमारा डेरिवेशन हो चुका है, अब जो काटना है काट दो। ठीक है ना। तो मैंने K की वैल्यू पुट कर दी म्यू नॉट बाई 4 पाई, आर स्क्वायर है I है, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो एक R बचेगा, और ये 2 पाई हो गया। चाहो तो आप पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, तो आ जाएगा म्यू नॉट I बाई 2R। वेरी मच इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसे नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एग्जामिनर बोलता है सर्कुलर आधा लूप है, कितना लूप है? आधा, तो जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है ना। तो म्यू नॉट I बाई यहाँ 2R है, और 2 से और डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा? 4R। आधे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते फटाफट। तो अभी हम करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या हर लेक्चर को मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पर रियल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए सर्कुलर रिंग। आपको ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रिंग के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मतलब यहाँ पर चाहिए। अब देखो, मैं चाहूँ तो ये डायग्राम आपको समझा सकता हूँ, ठीक है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई समझने का प्रयास मत करो, इसको रट लो। देखो, अगर समझना चाहो समझ लो, हल्का बेसिक तो समझ ही लो कि एक रिंग है, रिंग है, इसमें करंट है, तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकाल के दिखाओ। पहले आपने सर्कल पे यहाँ पे निकाला सेंटर पे, अब यहाँ निकाल के दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर DL लेते हैं, DL जैसे बायट सावर्ट्स लॉ के लिए DL यहाँ लेते हैं, DL यहाँ लेते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इस तरफ आता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आता है, इस तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, और इस वाले DL का मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। अब देखो, ये एंगल थीटा मानते हैं हम यहाँ से, इस पॉइंट से, तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है, और ये एंगल भी थीटा। जब इस थीटा को हम कॉम्पोनेंट में ब्रेक करेंगे, इधर आएगा कॉस थीटा, इधर आएगा साइन थीटा। वैसे इसको ब्रेक करेंगे तो इधर कॉस थीटा, इधर साइन थीटा, कॉस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पर कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ DB साइन थीटा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इज गिवन बाई इंटीग्रेशन ऑफ DB साइन थीटा। DB साइन थीटा को जोड़ने से मिलेगा, ना कि DB कॉस थीटा के। तो हमने बोला ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे हम DB साइन थीटा का। तो हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो यहाँ पर साइन थीटा कांस्टेंट है। अच्छा, DB लिखो, DB क्या होता है? KIDL साइन 90 बाई आर स्क्वायर, KIDL साइन 90 बाई आर स्क्वायर। KIDL साइन थीटा होता है साइन थीटा, पर यहाँ पर 90 हो गया, तो KIDL साइन 90 बाई आर स्क्वायर। और बगल में क्या है? साइन थीटा। अरे DB का फॉर्मूला होता है यार, ये अपने पढ़ा ना बायट सावर्ट्स लॉ से, KIDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, पर यहाँ पर साइन 90 होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना।
तो अब कहानी क्या हो गया, कहानी ये हो गया कि यहाँ से हम जो कांस्टेंट है बाहर लेंगे, के कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन थीटा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन डीएल का होगा जैसे पहले हुआ था। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2πr पूरा जुड़ के। अब हमें कुछ नहीं करना, अब तो खाली बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, काम हो जाएगा। अब देखो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, आप क्या करो कि आर जो होता है ना, आर को देखो, आर होता क्या है, आर पॉइंट से लेके डीएल तक का डिस्टेंस, डीएल तक का डिस्टेंस। तो ये देखो हाइपोटेनियस से आएगा ना, देखो पॉइंट से लेके देखो ये पॉइंट है से लेके डीएल का डिस्टेंस होता है आर, जो हाइपोटेनियस है, यानी √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है, जो रूट था रूट स्क्वायर से कट गया, तो मैंने ऐसा लिख दिया है। आगे क्या है देखो, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, अगर यहाँ पर एंगल बन रहा था, एंगल देखो ये थीटा था, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, रेडियस, और सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस यही तो होगा, √r² प्लस x²। रूट को मैंने 1/2 लिखा है, और फिर मैंने कुछ नहीं किया, बेस सेम पावर ऐड का फॉर्मूला लगाया। बेस सेम पावर ऐड से क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/2 3/2 हो जाएगा, बाकी हो गया μ0/4π। के क्या हो गया, μ0/4π, यहाँ पर है 2π, आप चाहो पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया μ0/2, यहाँ करंट इंटू रेडियस का स्क्वायर √r² प्लस x² की पावर 3/2। इस प्रकार से हमने बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को ख़त्म कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो लॉ बस ऐसे याद कर लो कि बी और डीएल का इंटीग्रेशन, डॉट लगा के इंटीग्रेशन गिव्स μ0I, क्या दे μ0I, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं हम बी, अब इसको फिट करते कहीं पर क्वेश्चन में, फिर समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इन्फानाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I, एक वायर है जो बहुत लंबा है, करंट उसके अंदर I है, और किसी डिस्टेंस r पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक एम्पीरियर लूप लूँगा, लूप क्या लेते हैं यहाँ पर, लूप ले लिया मैंने, ऐसे लूप ले लिया जैसे वहाँ पर लेते थे एरिया, गॉस लॉ में लूप ले लिया। और फॉर्मूला क्या कहता है, बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन μ0I, तो बी की जगह बी मुझे निकालना है, डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2πr, डीएल लेंथ बन जाएगा इंटीग्रेट होके 2πr, ये हो गया μ0I, 2πr नीचे गया, 2πr नीचे गया, आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन। तो 3 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन कर देना, ठीक है। आप बोलोगे 3 मार्क्स का बनाए कैसे, लेट I is current, let R is radius, let there is a ampere loop, now using ampere circuital law, फिर ऐसे कर देंगे, फिर हो जाएगा काम। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में अगला जो होता है ना सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, कोई नहीं आज रात ज़्यादा हो गया, पर अगली बार से ध्यान रखेंगे, दिन में रखेंगे क्लास, है ना, बहुत रात हो गया वैसे। ठीक है ठीक है, सुनो, नींद तो सबको आ रही होगी, मैं भी 3 दिन से सोया नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है कई बार। सुनो, फोर्स बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, प्लेस पैरेलल टू, देखो इसको पता है आपको, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। पीछे हमने पढ़ा फॉर्मूला, क्या पढ़ा एक वायर के लिए, μ0I/2πr, बायट-सावर्ट लॉ से, उससे सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ा ना अभी, μ0I/2πr, समझो। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड फेंकेगा और ये भी मैग्नेटिक फील्ड फेंकेगा, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स, क्या लगाएंगे, फोर्स। तो वही फोर्स निकालना है, तो हमने इसका नाम दिया वायर 1, इसका नाम दिया वायर 2। अब फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, फोर्स का फॉर्मूला सुन लो, वो होता है BIL, बिल, क्या होता है, जहाँ पर B क्या होता है, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, करंट खुद का, लेंथ भी खुद का। देखो मेरे पास अगर लेंथ है और करंट है, तो कोई दूसरा बंदा मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा तभी तो मुझे फोर्स लगेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा दूसरे का लेना है, बहुत लॉजिकल बात है। तो मैंने कहा मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मैंने बोला वायर के दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, क्या स्मॉल डी, और मुझे निकालना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, क्या निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी ड्यू टू 2 का मतलब क्या था, दूसरे की वजह से। अगर दूसरे की वजह से फोर्स निकालना है पहले पे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसा लेंगे, दूसरे का, पर करंट किसा लेंगे, जिस पर लग रहा है, पहले का, लेंथ भी पहले का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का पुट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr, तो r कितना है, d के बराबर, तो हो जाएगा μ0, और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी दूसरे का, μ0 करंट अब दूसरा 2πd, जो भी डिस्टेंस है। अच्छा अब बचा क्या, I1 L1 एज इट इज़। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस क्या किया, मैंने इस L1 को नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में ऐसा ही आएगा, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। बात समझ में आ गया, करंट को एंटी पैरेलल कर दे तब भी सेम आंसर आएगा, और ऐसे कर दे तब भी सेम आंसर आएगा। करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही फर्क पड़ता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। अब ध्यान रखना, छोटी सी बात। अच्छा छोटी सी बात क्या है, छोटी सी बात यहाँ पर और समझना, अगर मैं दूसरे के लिए निकालना चाहूँ,
क्या निकालना चाहूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, पहले लगा पहले पर दूसरे की वजह से, अब निकाल रहा हूँ दूसरे पर पहले की वजह से, तो मैं पता बराबर ही आएगा। पर कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिखेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले का लेंगे, करंट दूसरे का लेंगे और लेंथ दूसरे का, जिस पर लगता है उसका करंट उसका लेंथ और जो लगाता है उसका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ लिखा है ड्यू टू वन, तो वन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो लगा कौन रहा है, B1 लगा रहा है ना B1, तो करंट भी 1 का आएगा 2πd। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा ये हो गया I2 की जगह I2, L2 की जगह पर L2। अब दोबारा L2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड करने से क्या मिलेगा मुझे मिलेगा क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को देखो बिल्कुल इक्वल है, क्या ये बिल्कुल ही इक्वल। तो ये प्रूफ करने को आ सकता है कि प्रूफ करो कि जब दो पैरेलल वायर्स है तो एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बड़ा आसान था, मैग्नेटिक फील्ड उसका लो जो लगा रहा है और लेंथ और करंट उसका लो जिस पर लग रहा है। इस प्रकार से हमारा खत्म हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सिंपल सी बात है, जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी, ये देखो यहाँ पर मानो है ना, ये इसमें कुछ है नहीं, बीच में एक लूप है, बस बीच में खोखला है, क्या मान लो बीच में खोखला है फिलहाल के लिए। तो ऐसे मान लो वायरिंग है चारों तरफ। अब इसमें जब करंट बहेगा, क्या बहेगा, करंट बह रहा है और तुमने बाहर से लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, क्या लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम्हें पता है करंट कैरिंग वायर जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स। तो इसमें क्या होगा, एक फोर्स ऐसे लगेगा पीछे की तरफ अंदर और एक फोर्स इस तरफ बाहर, मतलब एक फोर्स ऐसे अंदर की तरफ और एक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ। तो ये रोटेट करता है रोटेट, तो रोटेट होगा तो टॉर्क भी आएगा, क्या आएगा, टॉर्क। तो वही टॉर्क हमें निकालना है। तो हम कैसे करते हैं इसको, तो हम बड़ा सिंपल सा एक डेमोन्स्ट्रेशन लिया है, जो भी इंग्लिश बोल नहीं पाया मैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल सी बात क्या है, एक सिंपल सा सेटअप है कि यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है और यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर एक लूप है, क्या, एक लूप। तो ये जो लूप है ना, लूप के इस साइड ऐसे फोर्स लगता है अंदर, क्या लगता है, अंदर, और लूप के इस साइड लगता है बाहर। तो ऐसे रोटेट करता है, क्या करता है, ऐसे रोटेट। बात समझ पा रहे हो। तुम्हें यहाँ पंखा लगाना है, पंखा लगा दो, पंखा भी घूमेगा। तो पंखा भी ऐसे ही काम करता है, एक मैग्नेट लगाते हैं, कोयल रहता है, कोयल ऐसे वायरिंग कर रखी होती है और वो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम करंट को स्विच को ऑन करते हैं, समझ पा रहे हो, स्विच ऑन किया, करंट गया, मैग्नेटिक फील्ड पहले से था मैग्नेट, अब वो घूम रहा है। तो बात समझ में आया। तो करंट कैरिंग लूप घूमता है, रोटेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें टॉर्क निकालना है। तो हमने मान लिया कि स्क्वायर लूप है ऑफ साइड एल। अब छोटी छोटी बातें, यहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस करंट से इंटरेक्ट करेगा तो फोर्स लगेगा अंदर। फोर्स क्या कितना होता है, फोर्स जब भी मैग्नेटिक फील्ड में होता है, पीछे पढ़ाया मैंने BIL। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो मैं कहना चाहता हूँ कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ रखा है। टॉर्क होता है RF sin थीटा। RF अगर आपका मन करे तो ऐसे लिख लो, R क्रॉस F को भी हम टॉर्क बोलते हैं। जैसा आपका मन करे, जैसे आपकी श्रद्धा हो ऐसे लिख सकते हो, ये वेक्टर फॉर्म है उसका, ठीक है। अब कहानी को समझो, कहानी को क्या समझना है कि भाई R क्या होता है, R होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। एक फोर्स यहाँ पर है अंदर की तरफ और एक फोर्स बाहर की तरफ। तो दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, जितना साइड है स्क्वायर का साइड कितना है, स्क्वायर का साइड कितना है। हमने साइड L माना ना, L, तो L ले लिया। अगर हमने साइड L माना है तो हमने क्या ले लिया, L। अच्छा अब फोर्स क्या होता है, फोर्स अभी बताया मैंने आपको, BIL। फोर्स क्या होता है, BIL, जितना लेंथ होता है, बिल पढ़ते हैं इसको, और साइन थीटा की जगह पर साइन थीटा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये लेंथ और लेंथ हो गया एरिया, क्या हो गया, एरिया ऑफ जो भी लूप है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया B, करंट हो गया I की जगह I। अब मेरी बात को समझो, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, आपने पंखे में देखा होगा, मोटर के अंदर किसी के अंदर भी टर्न्स बहुत सारे होते हैं। तो हमने बोला कि अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा टॉर्क का, NI। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये करंट है, करंट एक n से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने इसको निब्बा बनाया, निब्बा देखो NIBA, n से मल्टीप्लाई करेंगे निब्बा, मैंने अरेंज कर दिया, निब्बा क्या बन गया, निब्बा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा निब्बा साइन थीटा, क्या बन जाएगा, निब्बा साइन थीटा। अब मेरी बात को समझना, एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए बचपन से ही, कि जब भी NIA को बोलता है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बोलते हैं, करंट इनटू एरिया होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, याद रखना, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो हमने क्या बोल दिया, NIA, ये तीनों मिलकर बनाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट, और B क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता होना चाहिए, जब भी हम साइन को हटाते हैं तो क्रॉस आता है। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, देखो A क्रॉस B क्या होता है, तो आप बोलोगे AB साइन थीटा। तो रिवर्स भी तो ट्रू है ना, जैसे रिवर्स भी क्या हो गया, ट्रू। या सब कुछ भूल जाओ, ये बन गया हमारा NIA बन गया क्या, M, तो ये बन गया था MB साइन थीटा, क्या बन गया, MB
साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं m क्रॉस b। तो m क्रॉस b हमारा वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला में ड्राइव कर लिया। बाकी आप लेट कर लेना, लेट स्क्वायर, लेट नॉर्थ पोल, लेट साउथ पोल, ठीक है ना, लेट रोटेशन, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या होता है बता रहा हूँ मैं, एंगल देखो, एंगल किसके किसके बीच का है समझ लेना। यहाँ पर जो हमने थीटा बोला है, थीटा ये किसके किसके बीच का है, तो ये एंगल पता है थीटा होता है, ध्यान रखना, एरिया वेक्टर के बीच का, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। क्या होता है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है, देखो लिखा है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी समझो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, और आपने किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दिया और कुछ एंगल है थीटा, तो उस पर फोर्स लगता है और फोर्स होता है क्यू वी वी साइन थीटा, क्यू वी वी। ये बात समझ में आती है। अच्छा अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि बोलता है कि भाई देखो कैलकुलेटिंग रेडियस, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी बातें बोलेगा। ये सब कैलकुलेट करो जब पार्टिकल मूव करता है 90 डिग्री इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो 90 डिग्री पर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, पार्टिकल इस तरफ है, तो फोर्स हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। कैसे, साइन का फंक्शन था ना वो, साइन देखो, तो फोर्स क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और यहाँ पर आप देखना क्या होता है, यहाँ पर देखो साइन 90 क्या होता है मैक्सिमम। चलो छोड़ो ये भी बात छोड़ो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सर्कुलर पाथ। क्या मिलेगा, सर्कुलर पाथ। पार्टिकल सर्कल में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर दोनों 90 डिग्री एंगल बनाए तो। अच्छा अगर सर्कुलर पाथ है तो यहाँ पर रेडियस पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, टाइम पीरियड कितना टाइम लग रहा है इसको घूमने में ये पूछ सकता है। तो एक एक करके हम सारी बातें निकालते हैं, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है जो हमें काम आएगी बार बार, कि भाई अगर वो सर्कल में घूम रहा था तो पक्का ऐसा हो रहा है कि जो सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए, फोर्स वो क्यू वी वी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके बराबर होना चाहिए जो फोर्स होता है। अब यहाँ पर साइन 90 है तो क्यू वी वी आ गया हमारा एम वी स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर आर। आप यहाँ से इजीली वी निकाल सकते हो, तो क्यू बी, ठीक है, इंटू यहाँ एम, यहाँ पर आर, ये आ गया आपका वी। और जैसे वी आ गया अब बहुत सारी बातों को निकाल सकते हो, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई सही है ना, ठीक है। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो, रेडियस निकाल लो। चलो यहीं से घुमा के रेडियस निकल गया एम वी बाई क्यू बी। देखो रेडियस भी निकल गया, वेलोसिटी, अरे यार रेडियस कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यहाँ से निकाल लो रेडियस। क्या किया मैंने रेडियस निकालने के लिए, क्यू बी नीचे एम वी ऊपर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा रेडियस निकाल लिया मैंने, वेलोसिटी निकाल लिया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी मतलब इस पूरे का स्क्वायर, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। तो लो काइनेटिक एनर्जी भी आ गया। अच्छा और क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा एक सर्कल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एक चक्कर के लिए, 2 पाई आर, 2 पाई आर। और स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड वी होती है, स्पीड कितनी होती है वी। अब तुम रेडियस की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2 पाई, रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, वी तो है यहाँ पर। अरे रेडियस की वैल्यू क्या है, एम वी बाई क्यू बी, एम बी बाई क्यू बी। देखो वी से वी कट गया, आ गया आंसर 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो लो आपने टाइम पीरियड भी निकाल लिया। तो क्वेश्चन में जो बोलता है वो निकाल सकते हो बहुत इजीली। फटाफट नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दो। अब जाग जाओ अगर सो गए हो तो, वैसे भी 5 बज गए पढ़ते पढ़ते, अभी बहुत टाइम है, 2 घंटे और पढ़ेंगे। देखो ध्यान दो, व्हेन पार्टिकल इज थ्रोन एट एंगल थीटा फाइंड रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। कहानी समझो, कह रहा है इस बार 90 नहीं है, इस बार 90 कोई भी रैंडम एंगल है, 90 नहीं है, 0 नहीं है, 180 नहीं है। क्यों, 0 पर तो भाई फोर्स 0 हो जाएगा, साइन का फंक्शन है ना, साइन फोर्स क्या होता है क्यू वी वी साइन थीटा। 180 भी नहीं होना चाहिए वरना वो भी 0 हो जाएगा। तो जनरली हम क्या बोल रहे हैं, जनरली ये एक्विट कोई भी एंगल होगा 90 से कम, ठीक है। अभी नॉर्मल मान लो। अब मेरी बात को समझो, कह रहा है कि यहाँ पर ना ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर वेलोसिटी है वी, वेलोसिटी क्या है वी, बात समझो। और कोई एंगल बन रहा है थीटा। अब कह रहा है कि बताओ इसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, जो पाथ बनेगा पाथ। तो पहले समझो पाथ बनता कैसा है। पाथ ऐसे बनता है कि जब इसकी वेलोसिटी को हम तोड़ेंगे तो 2 हिस्से होंगे वेलोसिटी के, एक इधर होगा वी कॉस थीटा, एक होगा वी साइन थीटा। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो देखो एक वेलोसिटी है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है और एक वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। और आप पीछे सीख के आए हो कि जो भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है उसे सर्कल बनता है। क्या बनता है, सर्कल। तो एक सर्कल बना, यहाँ पर एक सर्कल बना, लेकिन एक वेलोसिटी आगे भी था वी कॉस थीटा, तो उसने सर्कल को आगे कर दिया। तो पाथ कैसे दिखाई देगा, ऐसा घूमते हुए हेलिकल। क्या दिखाई देगा, हेलिकल पाथ। 1 मार्क का क्वेश्चन फिक्स हो गया कि पाथ कैसा होता है, हेलिकल। अब दूसरा क्या है, अब क्वेश्चन कहता है कि रेडियस फाइंड करो, टाइम पीरियड फाइंड करो और पिच फाइंड करो। क्या फाइंड करो, पिच। आई होप आपको दिख रहा हो, पिच, रेडियस, टाइम पीरियड एंड पिच। अब हम कैसे करेंगे इसको, फिर हमने कहा चलो एक एक करके सब कुछ फाइंड करते, पहले रेडियस फाइंड करते हैं।
अब हम बात करेंगे रेडियस बनता किस वजह से है। रेडियस बनता है जब सर्कल बने, क्या बने, सर्कल। और सर्कल क्यों बनता है, जब वेलोसिटी हो परपेंडिकुलर, वेलोसिटी क्या हो। तो हमने बोला रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी बाई क्यू वी, लेकिन वेलोसिटी कौन सा लेंगे, परपेंडिकुलर वाला, और परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या था, वी साइन थीटा। तो आ गया आंसर रेडियस का। अच्छा अगला देखते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड भाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर बाई डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब बताओ घूम किसकी वजह से रहा है, वी साइन थीटा की वजह से। इसीलिए देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, स्पीड कौन सा लोगे, जो सर्कल में घुमा रहा है, तो वी साइन थीटा। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, दो वेलोसिटी है देखो, एक वी कॉस थीटा, एक है वी साइन थीटा। जो साइन थीटा वाला है वही सर्कल में घुमाएगा ऊपर, बात समझ पा रहे हो, तो हमें वेलोसिटी वही पुट करना था। अच्छा अगला देखो, अगला है हमारे पास टाइम पीरियड निकल गया, आप उल्टा कर दो इसको, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। टाइम पीरियड निकाल लिया मैंने, देखो अब समझ रहे टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई आर बाई वी साइन थीटा। मैंने आर की वैल्यू भी पुट कर दी, उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा आर में ना, आर में अपने ऊपर वी साइन थीटा ड्राइव किया था, तो ये और ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। दूसरा क्या देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, इसको पलट दो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ये तो समझ गए होंगे। अच्छा अब लास्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, पिच। क्या है बेटा, पिच। पिच को एक बार समझ लो, पिच होता क्या है। तो हमने कह दिया ना कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम पिच बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पिच। तो पिच हो गया डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, इधर वाला डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कौन सा लोगे, इधर वाला, पिच इधर का है ना, स्पीड इधर का लो। इधर का स्पीड क्या है, वी कॉस थीटा, मैंने बताया था इधर का स्पीड है वी कॉस थीटा, इधर का है वी साइन थीटा। तो अब टाइम कौन सा लेंगे, टाइम एक पूरा टाइम ले लो चक्कर का, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा मैं। देखो टाइम मैंने पीछे ड्राइव किया है अभी, वी कॉस थीटा, और टाइम अभी ड्राइव किया था 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो ये पिच का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम कुछ आगे देखेंगे, अगला देखेंगे। अच्छा मैं इसको छोटा कर दूँ ताकि आप रिलेट कर सकोगे, सब कुछ लिख लो अच्छे से, ठीक है। ये देखो ये पिच है, ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसे एक बार देख लो जिसको देखना है, फिर हम आगे बढ़ रहे फटाफट। दोस्तों मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये होता क्या है भाई, आपने लैब में देखा होगा, यहाँ एक वायर जोड़ो, यहाँ एक वायर जोड़ो, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है, डिफ्लेक्ट, यानी ये बताता है करंट आया कि नहीं आया, करंट आया कि नहीं आया। तो सोचो ये कैसे काम करता होगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट नापने काम आता है, जैसे ही वायर लगाते हो ये डिफ्लेक्ट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। कैसे करता होगा तो हमें पता है, देखो अगर समझना, हमें प्रिंसिपल समझना है, प्रिंसिपल। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन है बड़ा सिंपल सा, मैंने बड़ा ईजी कंस्ट्रक्शन रखा है। यहाँ मैंने मैग्नेट को ऐसे रखा है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकले, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो हम चाहते हैं कि 90 डिग्री पर रहे, 90 डिग्री पर रहे। इसको बोलते हैं हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना कहीं पर, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब मेरी बात को सुनो, हो क्या रहा है यहाँ पे कि हमने है ना, आप समझना, जैसे इसमें अगर करंट ना हो स्टार्टिंग में, ये रेड वाले करंट से, करंट नहीं है तो अभी कुछ होगा ही नहीं। क्यों, जब तक करंट नहीं है तब तक कोई भी कोइल रोटेट नहीं करता है, कोई भी कोइल रोटेट नहीं करता मैग्नेटिक फील्ड में। पीछे मैंने पढ़ाया है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोइल रोटेट करता है। अभी आपने कनेक्शन नहीं कर रखा, तो अभी कोई करंट नहीं है, तो डिफ्लेक्शन जीरो। अभी हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया है, वायर कनेक्टेड नहीं है, वायर ये कनेक्टेड नहीं है, तो डिफ्लेक्शन जीरो। अब मैंने वायर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो बैटरी से करंट होगा तो ये हिलेगा। क्यों हिलेगा, देखो आप समझना, क्योंकि जैसी कहाँ गया वो, यहाँ पर देखो। अब जैसे ही करंट आएगा ना, करंट, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो गया करंट आते ही। अब आपको पता है एक करंट कैरिंग लूप है ना, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, टॉर्क। तो हम यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। अब होगा क्या, यहाँ पर काउंटिंग रहेगी, क्या रहेगी, काउंटिंग। जैसे ही करंट, जैसे हम वायरिंग से कनेक्शन करेंगे, इसमें आएगा करंट, करंट आते ही ये घूमेगा, टॉर्क क्या लगेगा, करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो जैसे ये घूमेगा, क्या ये भी घूमेगा, ऐसे घूम गया तो रीडिंग पता लग गई। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना तेज़ी से या उतना दूर तक घूमेगा, ये बात समझ पा रहे हो, उतना ज़्यादा टॉर्क होगा इसके अंदर। तो इस हिसाब से काम करता है ये। तो देखो लिखा है, कैलकुलेट द करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फॉर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, स्टेट प्रिंसिपल एंड वर्किंग। तो प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल तो ये है कि करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस टॉर्क इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से घूमेगा और रीडिंग मिलेगी हमें। दूसरा क्या, वर्किंग कैसे बताओगे, ऐसी बताओगे आप वर्किंग, कि मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो टॉर्क लगता है। अब जब टॉर्क लगता है, ठीक है, तो भाई हमें रीडिंग मिलती है। जो भी है वर्किंग लिख लोगे इंग्लिश में, या आपने कहीं ना कहीं से थ्योरी तो पढ़ा होगा, मोर देन इनफ है ये, कोई दिक्कत नहीं इतनी। अब टॉर्क जो होगा, टॉर्क क्या होता है, निब्बा साइन थीटा। निब्बा, हमने एंगल तो 90 रखा है, तो ये बन गया टॉर्क इक्वल टू निब्बा, टॉर्क इक्वल टू निब्बा। अब मेरी बात सुनो, जब वो ऐसे जाता है, ऐसे मान लो ऐसे गया, तो रीडिंग मिली, पर वापस भी तो आता है, तो वापस कौन लेके आता है, तो हम यहाँ पर लगाते हैं स्प्रिंग। क्या लगाते हैं यहाँ पर, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या करता है,
स्प्रिंग क्या करता है, एक रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। रीस्टोरिंग टॉर्क मतलब जो रीस्टोर करे। तो हमने कहा देखो ये वाला टॉर्क ना, ये वाला टॉर्क जो है ना, नाउ दिस टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग डेवलप्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में रीस्टोरिंग टॉर्क होता है के थीटा। क्या होता है? के थीटा, जो NIBA के इक्वल होगा। और यहाँ पर ये के क्या होता है? के तो आपको पता है भाई, इसको क्या बोलते हैं पता है? के को क्या बोलते हैं? टॉर्शन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्शन कांस्टेंट लिख देता हूँ मैं। टॉर्शन कांस्टेंट मैंने कहीं लिखा होगा, ठीक है, छोड़ो, नहीं लिखा तो नहीं लिख दिया मैंने, टॉर्शन कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर थीटा क्या? थीटा क्या है? डिफ्लेक्शन है। कितना डिफ्लेक्ट हुआ? अच्छा आप मेरी बात को सुनो, अब आप कुछ मत करो, रीअरेंज करो। आप क्या करो, के को इधर भेज दो, नीचे भेज दिया, आई को इधर ले आओ। तो थीटा बाई आई को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? करंट सेंसिटिविटी। अब ध्यान रखो, अगर आई को आप खोलोगे, आई को, आई क्या होता है? V बाई आर। V बाई आर, तो ये आर ऊपर जाएगा और फिर आर नीचे ले आओ, यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको बोला करेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोला करेंगे इसको? वोल्टेज सेंसिटिविटी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, नहीं समझा पाया तो आपकी गलती है, आपको नहीं आता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो हमने वर्किंग देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, और वोल्टेज सेंसिटिविटी देख ली, करंट सेंसिटिविटी देख ली। तो अब अगला एक लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर में, फिर खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुनो, अब मेरी बात को सुनो। जब रीडिंग लेने जाएगा ऐसे, तो वापस भी तो आएगा डिवाइस। वापस क्यों आएगा? स्प्रिंग की वजह से। जितना टॉर्क लगा था उतना ही स्प्रिंग बैलेंस करेगा। तो मैंने क्या लिखा? नाउ दिस टॉर्क इज इक्वल टू द रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप्ड इन स्प्रिंग। तो जो टॉर्क था निब्बा, वो स्प्रिंग वाले टॉर्क के बराबर होगा। और यहाँ से फिर मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। रीअरेंज करके क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ नहीं कर रहा, थीटा बाई आई निकाल रहा हूँ। फिर एक बार निकाल रहा हूँ मैं थीटा बाई वी। इसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी, इसको बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा थीटा बाई आई कैसे निकाला मैंने? कुछ नहीं किया, कैसे किया? रीअरेंज कर दिया। ये NBA और इसको के से डिवाइड किया, या थीटा आई क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर इसी आई को अगली बार मैंने क्या लिख दिया भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। यहाँ पर देखो, आई नीचे ले गया, के को इधर। अगली बार लिख दिया मैंने, आई को लिख दिया V बाई आर। तो ये आर ऊपर गया, ठीक है। अब इस आर को यहाँ ले आया, तो थीटा बाई वी मुझे यहाँ मिला, जिसको मैंने वाला वोल्टेज सेंसिटिविटी। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा लिख के ले लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन वाला, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, उसके बाद क्या होता है? कन्वर्जन। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ गिवन रेंज। सब कुछ छोड़ो, हमें इससे मतलब है कि गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर बनाएंगे। और अगला क्या आएगा? अगला आएगा भाई कि हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनो इनटू वोल्टमीटर। तो कैसे काम होगा? सुनो, हम कंपैरिजन से पढ़ते, कंपैरिजन से। देखो पहला हमने बोला कि हमारा गैल्वेनोमीटर है G, यहाँ भी क्या है G। तो जब हमें बनाना होता है ना, जब हमें G को A बनाना होता है, G को A, तो हम पैरेलल में लगाते हैं। याद कर लो, गैप। क्या हो गया? गैप। जब गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना हो तो पैरेलल में क्या लगाना होता है? एक लो रेजिस्टेंस। क्या लगाना पड़ता है? लो रेजिस्टेंस। अच्छा अब ध्यान रखना, अब हमें यहाँ पर उल्टा हो जाए। अब सुनो, गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया तो हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में लगाया तो हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीरीज में लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लगाते हैं हम लो रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इक्वेशंस याद रखना, एग्जाम में काम आएगा। ये कहाँ से आया? ये आया है ओम्स लॉ से। ये ओम्स लॉ से आया है। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? कि जो करंट होगा वो वोल्टेज वो अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो गया? R प्लस G, और वोल्टेज क्या माना हमने? V। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? मतलब जिस रेंज में वोल्टेज आपको मेजरमेंट करना है, या वोल्टेज है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या देखो, ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो हम बोलेंगे इन पैरेलल वोल्टेज सेम होता है। जब भी दो चीज़ पैरेलल में, वोल्टेज क्या होता है? सेम। तो इसका वोल्टेज क्या होगा? G इंटू करंट, अरे रेजिस्टेंस इंटू करंट क्या होगा? वोल्टेज, जो इस वाले के वोल्टेज के बराबर होगा। इसका रेजिस्टेंस I माइनस आई जी, तो दोनों बराबर हो गया। ये इक्वेशन हो गई। यहाँ से जो भी मिसिंग है आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या आया? हाउ विल यू कन्वर्ट। हम बोलेंगे एक बार लो लगा देंगे और एक बार हाई लगा देंगे। फिर इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे? ओम्स लॉ से, नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस। और यहाँ पर दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या होगा? सेम। अब जो मर्जी आ जाए क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी भाई जो ऑनलाइन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। एक्टिंग होता है ना ऐसा कुछ, सब्सक्राइब कर दो।